सिंड्रेला। किसी जमाने में एक बहुत अमीर आदमी अपनी सुंदर और दयालु बेटी के साथ रहता था। अपनी पहली पत्नी की मौत के बाद उस आदमी ने फिर से शादी की। दूसरी पत्नी को 2 लड़कियां हुई, अगाथा और एलिसा। लेकिन दोनों बहनें बहुत ही बुरे स्वभाव की थीं और अपनी सौतेली बहन के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थीं। तुम सारा घर साफ करोगी, झाड़ू पोछा करोगी, सारा घर साफ दिखना चाहिए। आई बात समझ में? बेचारी नन्ही सी जान, उसे घर का सारा काम करना पड़ता था। सुबह से लेकर रात तक वो बस काम ही काम करती थी। उसे हमेशा फटे पुराने कपड़े दिए जाते थे, इसलिए उसका नाम उन्होंने सिंड्रेला रखा। देखो तो फटे पुराने कपड़ों में कैसी लग रही है। एक दिन उस देश के राजा ने राजमहल में एक बहुत शानदार समारोह का आयोजन किया। राज्य की हर लड़की को राजकुमार से मिलने के लिए बुलाया गया। राज्य की सारी लड़कियों के साथ राजकुमार नृत्य करने वाला था और उनमें से ही किसी एक लड़की को चुनकर उससे विवाह करने वाला था। समारोह के दिन, सिंड्रेला, हम समारोह में जा रहे हैं, तैयार होने में हमारी मदद करो। उन्हें समारोह के लिए तैयार होने में सिंड्रेला ने मदद की और जब वे तैयार हो गईं, माँ, मैं भी तुम्हारे साथ समारोह पर आऊं, मुझे भी ले चलो ना। सिंड्रेला, तुम्हारे पास तो अच्छे कपड़े भी नहीं हैं। ऐसे गंदे और फटे कपड़ों में हम तुम्हें नहीं ले जाएंगे। हमारी कोई इज्जत है कि नहीं? सब लोग चले गए और बेचारी सिंड्रेला अकेली रोती रह गई। मैं तो समारोह का सपना भी नहीं देख सकती। हाँ, अगर मेरी कोई परी रानी होती तो शायद मेरी ये इच्छा पूरी होती। तभी अचानक वहाँ एक सुंदर सी परी हाथ में जादुई छड़ी लेकर आई। तुम क्यों रो रही हो बेटी? तुम कौन हो? मैं हूँ तुम्हारी परी रानी। मुझे राजा के समारोह में जाना है, लेकिन मेरी माँ ने मुझे नहीं जाने दिया। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। परी ने अपना जादू चलाया और बगीचे का एक कद्दू रथ बन गया। फिर उसने एक सफेद चूहे को गाड़ीवान बना दिया और जादू से सिंड्रेला के लिए सोने चांदी के कपड़े और चांदी की नक्काशी किए हुए कांच के जूते वहां आ गए। जाने से पहले, देखो बेटी, तुम्हें आधी रात होने से पहले वापस आना है। जब घड़ी में 12 बजेंगे तब मेरी जादू खत्म हो जाएगी और फिर तुम पुराने कपड़ों में आ जाओगी। मैं मध्य रात्रि से पहले ही लौट आऊंगी। समारोह में राजकुमार वहां आई लड़कियों से खुश नहीं था। अचानक उसकी नजर सिंड्रेला पर पड़ी। राजकुमार ने सिंड्रेला का हाथ पकड़कर रात भर उसके साथ नृत्य किया। सिंड्रेला भी बहुत खुश थी। वो दोनों एक दूसरे के प्यार में खो चुके थे। वक्त कैसे गुजर गया उन्हें पता ही नहीं चला। अचानक घड़ी में 12 बज गए। घड़ी को देखते ही सिंड्रेला को धक्का लगा। वो जल्दी से राजकुमार से पीछा छुड़ाकर वहां से भाग गई, लेकिन महल छोड़ते समय उसके पैरों से एक जूता वहीं गिर गया। राजकुमार बहुत दुखी हो गया। दूसरे दिन राजकुमार अपने सैनिकों के साथ उस राजकुमारी को ढूंढने निकला। वो उस राज्य के हर घर में गया जहां जवान लड़कियां थीं। वो अपने साथ सिंड्रेला का एक जूता लेकर घूम रहा था, लेकिन वो जूता किसी के पैर में नहीं आया। आखिर राजकुमार सिंड्रेला के घर आया। अरे हाँ, मैं इसे पहनकर देखती हूँ। ये बहुत छोटा है। वो तुम्हारे नाप का नहीं है। चलो दूसरी लड़की को पहना दो। अरे रुको, थोड़ा और जोर लगाओ। ये तो मेरे लिए बहुत ही बड़ा है। अलीसा, थोड़ी और कोशिश करो। घर में और कोई है? नहीं तो, हमारे घर में तो कोई और नहीं है। लेकिन सिंड्रेला पर्दे के पीछे छिपकर वो सारा दृश्य देख रही थी। अगर इजाजत हो तो मैं पहनकर देखूं? सिंड्रेला ने वो कांच का जूता अपने पैरों में चढ़ाया। उसके नाजुक पैरों में वो बहुत ही आसानी से बैठ गया। वो उसी का तो था। फिर सिंड्रेला ने अपनी जेब से दूसरा कांच का जूता निकाला और उसे पहन लिया। तुरंत राजकुमार ने सिंड्रेला को पहचान लिया। मुझे डर था कि तुम मुझे कभी नहीं मिलोगी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सिंड्रेला ने शादी के लिए हाँ कर दी। उनकी शादी का बहुत बड़ा जश्न राजमहल में मनाया गया और उसके बाद सिंड्रेला और राजकुमार सुख और आनंद का जीवन बिताने लगे। स्लीपिंग ब्यूटी।
सदियों पहले एक बड़े प्रदेश पर एक महान राजा राज करता था। महारानी ने जब बेटी को जन्म दिया तब सारा शाही परिवार खुशी से झूम उठा। उन्होंने उस छोटी सी बच्ची का नाम रोजामोंड रखा। सारे राज्य में हम हमारी बेटी का जन्मोत्सव बहुत धूमधाम से मनाएंगे। हम राज्य के सारे नागरिक और परियों को भी आमंत्रित करेंगे। उस राज्य में 13 परियां थी, लेकिन राजा ने सिर्फ 12 परियों को ही आमंत्रित किया। 13वीं परी को आमंत्रित करना वो भूल गए। समारोह के दिन सारी परियां वहां आई और उन्होंने अपनी जादुई शक्तियों से आशीर्वाद दिए। राजकुमारी सबसे सुंदर बनेगी। वो बहुत दयालु और अच्छे स्वभाव की होगी। इसी तरह सिलसिला चलता रहा। जब 12वीं परी अपना आशीर्वाद देने ही वाली थी, तभी वहां 13वीं परी आ गई। तुमने मेरा अपमान किया है और इसकी तुम्हें सजा भुगतनी पड़ेगी। तुम्हारी सुंदर बेटी के लिए ये रहा मेरा तोहफा। जब राजकुमारी 16 साल की हो जाएगी तब उसकी उंगली में चरखा लग जाएगा और वो मर जाएगी। सारे लोग दुख में डूब गए। ओ मेरी प्यारी बच्ची। उस दुष्ट परी की सारी भविष्यवाणी तो मैं नहीं बदल सकती। राजकुमारी की उंगली को चरखा तो चुभेगा ही, लेकिन वो मरेगी नहीं। वो तब तक गहरी नींद में सो जाएगी जब तक कोई सच्चा प्रेमी राजकुमार उसे ढूंढ न ले। सैनिकों, आज से हमारे राज्य में कहीं भी सुई या चरखा नहीं दिखना चाहिए। राजा और रानी ने उस परी को उसके दयालुपन के लिए धन्यवाद दिए। उसके बाद उस राज्य के सारे चरखे और सुइयां नष्ट कर दी गईं। कई साल बीत गए। रोजामोंड बड़ी होकर एक सुंदर युवती बन गई, जैसे कि उन परियों ने आशीर्वाद दिया था। रोजामोंड बहुत ही दयालु और बुद्धिमान थी। अपने 16वें जन्मदिन पर किले में घूमते हुए रोजामोंड एक छोटे से कमरे में आई जो एक मीनार में सबसे ऊंचाई पर था। उस कमरे में एक बूढ़ी औरत बैठकर चरखा चला रही थी। तुम क्या कर रही हो? मैं सूत खताई कर रही हूँ। तुम्हें ये करके देखना है? मैंने अपनी जिंदगी में ये चीज कभी नहीं देखी। चलो मैं इसे करके देखती हूँ। जैसे ही उसने चरखे को हाथ लगाया, एक नोकदार सुई उसकी उंगली में घुस गई और राजकुमारी गहरी नींद सो गई। वो बूढ़ी औरत असल में दुष्ट परी मोड्रा थी। अब उस किले के चारों तरफ जंगल बढ़ने लगा, लताएं चढ़ने लगी। 100 साल ऐसे ही बीत गए। एक दिन पड़ोसी देश का राजकुमार इवान वहां आया। वो किले के अंदर जाना चाहता था। उन लताओं को काटने के लिए उसने अपनी तलवार उठाई, पर लता को छूते ही वो अपने आप दूर हो गई और उसके लिए रास्ता खुल गया। राजकुमार किले के अंदर गया। उसने देखा सारे लोग गहरी नींद सो रहे हैं। आखिर उस मीनार की सबसे ऊंचाई पर उस छोटे से कमरे में वो गया। उसने वहां सुंदर राजकुमारी को सोते हुए देखा। वाह, कितनी सुंदर है ये। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी। राजकुमार ने नीचे झुककर राजकुमारी के गालों का चुंबन लिया। उसी वक्त श्राप खत्म हो गया और रोजामोंड ने अपनी आंखें खोली। क्या हुआ? कौन हो तुम? मैं हूँ राजकुमार इवान। मैं यहाँ पड़ोसी राज्य से आया हूँ। अपनी बेटी को देखकर राजा और रानी को बहुत आनंद हुआ। मेरी रोजामोंड पर किया दुष्ट श्राप तुमने तोड़ दिया है। राजा ने राजकुमार को सारी कथा शुरू से बताई। और फिर उस श्राप को सिर्फ एक सच्चा प्रेमी राजकुमार ही तोड़ सकता था। बेटी रोजामोंड, तुम्हें अपना सच्चा प्यार मिल गया है। जल्द ही रोजामोंड और इवान की शादी हो गई। उनके विवाह में आशीर्वाद देने के लिए सारी परियां हाजिर थी। सारे राज्य में उसकी शादी का समारोह बड़े धूमधाम से मनाया गया। रपुंज़ेल। एक गांव में जॉन और नेल नाम के पति पत्नी रहते थे। उन्हें कोई बच्चा नहीं था, लेकिन उन दोनों को बच्चे की बहुत कामना थी। उनके करीब ही एक बहुत सुंदर बागीचा था। उस बागीचे में एक दुष्ट डायन हेल्गा रहती थी। एक दिन नेल को पता चला कि वो माँ बनने वाली है। उसी दिन उसने उस बागीचे में रपुंज़ेल के पत्ते उगते हुए देखे। वो इतने ताजा और हरे दिख रहे थे कि जॉन, मुझे उनमें से कुछ हरे पत्ते चाहिए। जॉन अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और वो उसे दुखी देखना नहीं चाहता था।
धोखे को नजरअंदाज करते हुए वो अपनी पत्नी के लिए कुछ पत्ते लाने गया, लेकिन जैसे ही उसने पत्ते तोड़े, उसने देखा कि वो डायन उसके सामने खड़ी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रेपुंजेल चुराने की? इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। जॉन ने उसे समझाया कि उसकी पत्नी को रेपुंजेल के पत्ते बहुत अच्छे लगते हैं। उसने ये भी बताया कि वो जल्द ही माँ बनने वाली है। कृपया कृपया मुझ पर दया करो। हाँ ठीक है, तुम्हें जितने पत्ते चाहिए ले जाओ, लेकिन याद रखना, जब तुम्हें बच्चा होगा उसे मैं ले जाऊंगी, वो बच्चा मेरा होगा। जॉन इतना घबराया हुआ था कि उसने मंजूर कर लिया और फिर नेल रोज रेपुंजेल के पत्ते खाने लगी। कुछ महीनों बाद उसने एक सुंदर लड़की को जन्म दिया। दूसरे ही दिन हेल्गा वहाँ आई और उसने उस लड़की पर अपना दावा किया। ये लड़की मेरी है। अपना वचन निभाने के लिए जॉन ने दुखी मन से उस डायन को बच्ची को ले जाने दिया। उस बूढ़ी डायन ने उसका नाम रेपुंजेल रखा। रेपुंजेल बड़ी होकर एक बहुत सुंदर लड़की बन गई। जब वो 12 साल की थी, हेल्गा ने उसे घने जंगल में एक बड़े मीनार पर कैद कर दिया। उस मीनार को ना कोई दरवाजा था और ना ही सीढ़ियाँ थी। बहुत ऊंचाई पर एक छोटी सी खिड़की जरूर थी। जब भी हेल्गा को वहाँ जाना होता, वो रेपुंजेल को आवाज देती, रेपुंजेल रेपुंजेल, तुम्हारे बाल नीचे छोड़ो। रेपुंजेल के बाल बहुत ही सुंदर, घने और लंबे थे, जैसे कि सोने के बने हो। जब भी रेपुंजेल हेल्गा की आवाज सुनती, अपने बालों को नीचे छोड़ती और फिर हेल्गा उन बालों को पकड़कर उस मीनार पर पहुंच जाती। लेकिन वो रेपुंजेल के पास बहुत ही कम समय रहती थी, सिर्फ उसे खाना और पानी देने के लिए। उस मीनार पर रहते हुए रेपुंजेल को काफी समय बीत गया। एक दिन एक बहुत ही उम्दा राजकुमार दौड़ते हुए उस जंगल में आया। अचानक उसने एक सुरीली आवाज में गाना सुना। वो आवाज मीनार से आ रही थी। जब वो उसके करीब गया, तब अचानक गाने की आवाज रुक गई और एक बहुत ही बेसुरी आवाज सुनाई दी। रेपुंजेल रेपुंजेल, तुम्हारे बाल नीचे छोड़ो। वो सुंदर घने लंबे बाल देखकर राजकुमार दंग रह गया। उसने देखा कि एक बदसूरत डायन उन्हें पकड़कर ऊपर चढ़ रही है। उस सुरीली आवाज वाली लड़की को राजकुमार देखना चाहता था। डायन के नीचे उतरने का इंतजार करते हुए राजकुमार वहीं रुक गया। रेपुंजेल रेपुंजेल, तुम्हारे बाल नीचे छोड़ो। और अचानक बाल नीचे आ गए। राजकुमार उन्हें पकड़कर ऊपर चढ़ गया। पहले तो एक आदमी को देखकर रेपुंजेल बहुत ही घबरा गई, लेकिन फिर राजकुमार ने उसके साथ दोस्ती की बातें करनी शुरू की। मेरे लिए गाना गाओ ना। रेपुंजेल इतनी खुश हो गई कि उसने अपनी सुरीली आवाज में पहले से भी ज्यादा अच्छे गाने गाए। उस दिन से राजकुमार रोज रेपुंजेल को मिलने के लिए आने लगा। राजकुमार को रेपुंजेल से प्यार हो गया और उसने शादी का प्रस्ताव रखा। हाँ, मैं जरूर करूँगी। लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से नीचे कैसे ले जाऊंगा? यहाँ से नीचे कैसे उतरते हैं मुझे नहीं पता। तुम रोज अपने साथ रेशम के धागे लेकर आना। उन धागों से मैं एक सीढ़ी बनाऊंगी और जब वो सीढ़ी तैयार हो जाएगी, मैं नीचे आ जाऊंगी। फिर तुम मुझे घोड़े पर बिठाकर ले जाना। उन्होंने ये आपस में तय कर लिया कि राजकुमार रोज शाम वहाँ आएगा, क्योंकि दिन में तो बूढ़ी डायन आती थी। एक दिन हेल्गा हमेशा से बहुत जल्दी वहाँ पहुँची। उसने देखा कि रेपुंजेल उस राजकुमार को विदा कर रही थी। उसने राजकुमार को मीनार से बालों का सहारा लेकर नीचे उतरते देखा। किसी ने मुझे धोखा दिया है। तुरंत उसने एक योजना बनाई। दूसरे दिन उसने रेपुंजेल के सुंदर बाल पकड़कर उन्हें काट दिया। अगले दिन शाम जब राजकुमार वहाँ आया, रेपुंजेल रेपुंजेल, तुम्हारे बाल नीचे छोड़ो। बाल तो नीचे आए, लेकिन जब बालों को पकड़कर राजकुमार ऊपर गया तो उसने देखा कि रेपुंजेल के बदले वहाँ एक डायन खड़ी थी। अच्छा, तो तुम हो। अब तुम अपनी जिंदगी में रेपुंजेल को कभी नहीं देख पाओगे, क्योंकि अब मैं तुम्हें मार डालूंगी। इतना कहकर हेल्गा जोर जोर से हंसने लगी, लेकिन वो राजकुमार बहुत ही शूरवीर था। उसने अपनी तलवार निकाली और उससे पहले कि हेल्गा को समझ आए, उसने उसे मार डाला। फिर राजकुमार और रेपुंजेल उन्हीं बालों के सहारे मीनार से नीचे उतरे और जल्दी बड़ी धूमधाम से राजकुमार ने रेपुंजेल से शादी कर ली। उन्होंने रेपुंजेल के माता पिता को भी महल में रहने के लिए बुलाया और फिर वे सारे बहुत खुशी और आनंद से अपना जीवन बिताने लगे। थम्बलीना। एक गांव में एक बहुत दयालु औरत रहती थी। उसकी कोई संतान नहीं थी। वो बच्चा होने की आस लगाए बैठी थी। आखिर वो एक परी के पास गई, जिसने उसे एक बीज दिया।
उस औरत ने उस बीज को अपने बगीचे में बोया। कुछ दिनों बाद उसमें से एक जादुई फूल उभर आया। जब फूल खिला तो उसमें एक बहुत प्यारी और छोटी सी सुनहरी बालों वाली लड़की थी। वो तो उस औरत के अंगूठे जितनी थी। उस औरत ने उसका नाम थम्बलीना रखा। एक दिन थम्बलीना टेबल पर खेल रही थी, तभी एक बदसूरत मेंढक वहां आया। अरे वाह, कितनी सुंदर लड़की है। मेरी बेटी की शादी तो मैं इसी से करूंगा। उसने थम्बलीना का झूला उठाया और कूदते हुए नजदीकी तालाब में गया। देखो बेटे, मैं तुम्हारे लिए कितनी सुंदर वधू खोज कर लाया हूँ। दोनों मेंढक थम्बलीना को वहीं छोड़कर विवाह की तैयारी करने के लिए खुशी से कूदते हुए वहां से चले गए। थम्बलीना बहुत घबराई हुई थी। अब एक उड़ती हुई तितली ने थम्बलीना को देखा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उसने थम्बलीना को उठाया और फिर उड़ते हुए उसे दूर फूलों के राज्य में लेकर गई। वो तितली जब थम्बलीना के लिए कुछ फूल चुनने गई, तभी एक काले पंखों वाले झिंगुर ने थम्बलीना को देख लिया। अरे, कितना अनोखा प्राणी है। चलो मैं इसे अपने घर ले जाता हूँ। उसने तेजी से नीचे आकर थम्बलीना को उठाया और उसे जंगल ले गया। उसके सारे दोस्त वहां इकट्ठे हो गए और थम्बलीना को देखने लगे। अरे, इस बदसूरत प्राणी को तो देखो। इसे तो सिर्फ 2 ही पैर है। उसके बाद उस झिंगुर ने थम्बलीना को छोड़ दिया। बेचारी थम्बलीना जंगल में अकेले ही घूम रही थी। घूमते घूमते वो एक बिल के नजदीक आ गई। कौन है? एक बूढ़ी चूहिया उस बिल से बाहर निकली। अरे बेटी, जल्दी से अंदर आ जाओ, ऐसे तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी। उस चूहिया ने थम्बलीना के साथ प्यार भरी बातें की और उसे रहने के लिए घर में जगह भी दी। देखो, तुम्हें सारा घर साफ रखना होगा। चाय के समय मुझे और मेरे पड़ोसी मिस्टर मोल को कहानी सुनानी होगी। उसी वक्त मिस्टर मोल वहां आ गए। पहली नजर में ही उन्हें थम्बलीना बहुत पसंद आई। एक दिन सुबह, चलो जरा एक नए बिल की सैर करके आते हैं। मिस्टर मोल चूहिया और थम्बलीना को नए बिल की तरफ ले गए। रास्ते में एक चिड़िया सर्दी से सिमट कर पड़ी हुई थी। ओह, बेचारा पक्षी। जाने दो उसे, वो तो ऐसे ही मरने वाली है। लेकिन थम्बलीना उस चिड़िया के पास गई और उस पर हरे रंग का कंबल डाल दिया। जब तक तुम ठीक होकर उड़ने के काबिल नहीं हो जाते, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी। हर दिन थम्बलीना थोड़ा सा खाना और पानी उस चिड़िया को जाकर खिलाती थी। उस दौरान मिस्टर मोल ने थम्बलीना के साथ शादी करने की इच्छा व्यक्त की। ओह थम्बलीना, आज मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। थम्बलीना ने तो शादी से साफ इनकार कर दिया, लेकिन चूहिया जबरदस्ती शादी के लिए उसके पीछे ही पड़ गई। ठीक है, लेकिन मैं मेरे पक्षी को आखिरी बार मिलकर आती हूँ। वो दौड़कर अपने दोस्त को देखने गई, लेकिन अब वो चिड़िया जमीन पर नहीं थी, अब वो उड़ने लगी थी। थम्बलीना, थम्बलीना, चलो जल्दी करो, मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें यहाँ से ले चलती हूँ। खुशी से थम्बलीना उसकी पीठ पर बैठ गई। फिर दोनों उड़ते हुए फूलों के देश गए। यहाँ वहाँ देखते हुए थम्बलीना की नजर एक बहुत ही सुंदर नौजवान पर पड़ी। जब दोनों की आंखें एक दूसरे से टकराई, तब वो एक दूसरे के प्यार में खो गए। मैं डेजिस का राजा हूँ, क्या तुम मेरी रानी बनोगी? राजा के लोग थम्बलीना के पास उड़कर गए और उन्होंने थम्बलीना को एक पंखों की जोड़ी भेंट दी। वो पंख उसके कंधों पर सही बैठ गए और फिर थम्बलीना की शादी बहुत ही धूमधाम से मनाई गई। ब्यूटी और राक्षस। दूर देश में एक गरीब व्यापारी रहता था। उसकी 3 बेटियां थी, ब्लिस, ब्लॉसम और ब्यूटी। वो व्यापारी अपनी तीनों लड़कियों से बहुत प्यार करता था, लेकिन ब्यूटी उसकी सबसे लाडली थी। एक दिन वो व्यापारी दूर देश में व्यापार करने लंबी यात्रा पर निकला। आते वक्त उसने अपनी लड़कियों से तोहफे लाने का वादा किया। ब्लिस और ब्लॉसम को अच्छे अच्छे कपड़े और सुंदर गहने चाहिए थे। तुम्हें क्या चाहिए ब्यूटी? गुलाब चाहिए पिताजी, सुंदर लाल गुलाब। दूर देश पहुंचकर उस व्यापारी ने बहुत पैसे कमाए।
आते समय उसने अपनी दोनों बेटियों के लिए तोहफे लिए, लेकिन उसे कहीं भी लाल गुलाब नहीं मिले। निराश होकर वो घर निकल पड़ा। अचानक वहाँ एक बहुत बड़ा तूफान आया। उसने दूर एक महल देखा और वो उस महल के अंदर गया। हेलो, कोई है यहाँ? लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। वहाँ कोई नहीं था। उसने देखा कि वहाँ स्वादिष्ट खाना और सोने के लिए नर्म पलंग रखा था। खाना खाकर वो गहरी नींद सो गया। दूसरे दिन सुबह वो महल में घूम रहा था। अचानक उसने सुंदर गुलाब के पेड़ देखे। जब वो एक फूल तोड़ने ही वाला था, तभी वहाँ एक बहुत बड़ा राक्षस प्रकट हुआ। चोर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे गुलाबों को छूने की? मैं अब तुम्हें कैद में डाल दूंगा। नहीं 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 साहब जी, कृपया कृपया मुझे माफ कर दीजिए। ये मैं मेरी बेटी के लिए ले जा रहा था। कृपया आखिरी बार मुझे मेरी बेटी से मिलने दें। उस व्यापारी का अपने परिवार से प्यार देखकर राक्षस ने उसे जाने दिया। ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन तुम्हें वापस आना होगा और सजा लेनी होगी। ये अंगूठी ले लो, ये तुम्हें यहाँ वापस लाएगी। व्यापारी खुशी से घर लौटा और उसने अपनी लड़कियों को सारी बात सुनाई। दूसरे दिन उसे उस राक्षस के महल में वापस जाना था। जाना जरूरी है पिताजी। हमें आपकी बहुत याद आएगी। उस रात जब सब सो रहे थे, तब ब्यूटी ने वो जादू की अंगूठी निकाली और उसका उपयोग करके वो राक्षस के महल पहुंची। कौन हो तुम? जिन्होंने आपके बगीचे से गुलाब तोड़े वो मेरे पिताजी थे। उन्होंने वो सब मेरे लिए किया, इसलिए सजा तो मुझे ही मिलनी चाहिए, उन्हें नहीं। राक्षस मान गया। उसने ब्यूटी को बहुत सारे अच्छे अच्छे कपड़े, स्वादिष्ट खाना और अपने बागीचे से बहुत सारे फूल दिए। उन्होंने एक साथ खाना खाया और बहुत सारी बातचीत की। असल में उस राक्षस को ब्यूटी से प्यार हो गया था, लेकिन वो ब्यूटी से कहने के लिए डर रहा था क्योंकि वो बहुत बदसूरत था। यहाँ ब्यूटी भी राक्षस का दयालुपन देखकर उसे चाहने लगी थी, लेकिन उसे अपनी बहनों और पिताजी की बहुत याद आ रही थी। एक दिन, मुझे अपने परिवार की बहुत याद आ रही है, मैं जाऊं? ठीक है, तुम जा सकती हो, लेकिन याद रखना मैं तुम्हें सिर्फ 10 दिन के लिए छोड़ रहा हूँ। 10 दिन के बाद तुम्हें यहाँ वापस आना होगा। उसकी शर्त मंजूर करके ब्यूटी घर गई। सारा परिवार उसे देखकर बहुत खुश हो गया। दिन गुजरते गए। अब तो 10वां दिन भी गुजर गया। ब्यूटी ने सोचा कि वो एक दिन और रुकेगी। उस रात को उसे एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि वो राक्षस मर रहा है। घबराकर अगले ही सुबह वो वापस महल चली गई। सुनो, मैं वापस आ गई हूँ। लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। वो बागीचे में गई। उसने देखा कि राक्षस वहाँ पड़ा हुआ था। ओह राक्षस, तुम्हें जीना होगा। तुम कितने अच्छे हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम बदसूरत हो, लेकिन मुझे उसमें भी अच्छाई नजर आती है। जैसे ही ब्यूटी ने ये कहा, उस राक्षस का रूपांतर एक बहुत ही सुंदर राजकुमार में हो गया। मैं राजकुमार माइकल हूँ। ये एक बूढ़ी परी का श्राप था, क्योंकि मैं हमेशा बदसूरत जानवरों पर अन्याय करता था। वो श्राप तभी टूट सकता था जब कोई मेरे बदसूरत होने के बावजूद मुझसे प्यार करे। और ब्यूटी, तुमने इस राक्षस से प्यार किया। माइकल और ब्यूटी ने विवाह कर लिया। ब्यूटी के पिता और बहनें भी उनके साथ रहने आ गए और वो सभी सुख चैन से रहने लगे। मेंढक राजकुमार। सदियों पहले एक राजा हुआ करता था। उसे एक प्यारी सी बेटी थी जिसका नाम था जेड। जेड इतनी सुंदर और तेजस्वी थी कि उसे देखकर सूरज की किरणें भी शर्मा जाएं। राजा जेड से इतना प्यार करता था कि उसकी चिंता से वो उसे किसी के साथ खेलने नहीं छोड़ता था। बेचारी जेड, उसके कोई दोस्त नहीं थे। अपना अकेलापन निभाने के लिए वो अपनी सोने की गेंद से खेलती थी। सोने की गेंद से खेलना उसका मनपसंद खेल था। एक दिन खेलते खेलते उसकी सोने की गेंद पानी में जाकर गिर गई। जेड रोने लगी। अचानक उसने एक आवाज सुनी। तुम क्यों रो रही हो राजकुमारी? उसने मुड़कर आवाज की दिशा में देखा। उसने देखा कि एक मेंढक अपना बड़ा बदसूरत सिर बाहर निकालकर उससे बातें कर रहा था। तुम एक बदसूरत मेंढक हो। तुम मेरी मदद क्या करोगे? रो मत राजकुमारी, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूँगा। मुझे बताओ क्या हुआ? मेरी सोने की गेंद इस पानी में गिर गई है और ये पानी तो बहुत गहरा है। अगर मैं तुम्हारी सोने की गेंद वहाँ से निकालूं तो तुम मुझे क्या दोगी? जो तुम चाहो, कपड़े, गहने, जवाहरात, या फिर अगर तुम चाहो तो मैं मेरा सोने का मुकुट भी तुम्हें दे दूंगी। मुझे तुम्हारे कपड़े, सोना, जवाहरात नहीं चाहिए। अगर तुम मुझे अपनी थाली से खाने दोगी और अपने पलंग पर सोने दोगी तो मैं तुम्हारी गेंद वापस ला दूंगा।
राजकुमारी ने थोड़ी देर सोचा। ये बदसूरत मेंढक, इससे कौन दोस्ती करेगा? ठीक है, मैं तुम्हें वचन देती हूँ, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। मेंढक पानी में कूद गया और अपने मुंह में राजकुमारी की गेंद लेकर वापस आया। वो गेंद उसने वहीं घास पर रख दी। अपनी सोने की गेंद देखकर राजकुमारी को बहुत आनंद हुआ। उसने गेंद उठाई और वो मेंढक को भुलाकर वहाँ से भाग गई। रुक जाओ राजकुमारी। दूसरे दिन राज परिवार खाने के लिए बैठा था। तभी दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आई। जेड ने जाकर देखा तो उसे आश्चर्य हुआ। वो बदसूरत मेंढक वहीं बैठा था। कैसी हो राजकुमारी? मेंढक को देखकर राजकुमारी घबरा गई। जोर से दरवाजा बंद करके वो फिर से अपनी टेबल पर आ गई। कौन था बेटी? कोई नहीं, एक बदसूरत मेंढक था। मेढक? उस मेढक को तुमसे क्या चाहिए? राजकुमारी ने अपने पिता को सब कुछ बताया। अगर तुमने कोई वचन दिया है तो निभाना ही होगा। जाओ, उस मेंढक को अंदर ले आओ। राजकुमारी ने उस मेंढक को अंदर आने दिया। वो मेंढक अंदर आया और टेबल पर जेड की बगल में बैठ गया। मेंढक ने जेड की थाली से खाना खाया और उसी के गिलास से पानी भी पिया। मैं अब थक गया हूँ। राजकुमारी, मुझे अपने पलंग पर ले चलो। राजकुमारी ने मेंढक को उठाया और अपने सोने के कमरे में गई। पलंग के एक कोने में उस मेंढक को रखकर राजकुमारी सोने गई, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके मेंढक दोस्त ने उसके लिए गाना गाया। उसकी आवाज इतनी सुरीली और मधुर थी कि राजकुमारी आराम से सो गई। दूसरे दिन सुबह राजकुमारी से विदा लेकर मेंढक चला गया। चलो, बला टल गई। रात को फिर से मेंढक वहाँ आया। उसने राजकुमारी की थाली से खाना खाया, गिलास से पानी पिया और पलंग पर सोने के लिए गया। सोने से पहले उसने राजकुमारी के लिए एक मधुर गीत भी गाया। अरे, कहीं इसका यही घर बसाने का इरादा तो नहीं? पर ये इतना बुरा भी तो नहीं है, अच्छा है और अच्छा दोस्त भी बन सकता है। मुझे इसकी आवाज बहुत पसंद है। तीसरे दिन भी वो मेंढक वापस आया। राजकुमारी, तुमने अपना वचन खूब निभाया। कल सुबह सूरज उगते ही तुम्हें एक आश्चर्यकारक भेंट मिलेगी। मेंढक की बातों पर जेड ने बहुत देर तक सोचा, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आया। सुबह जागने पर जेड ने एक खूबसूरत नौजवान राजकुमार को वहाँ देखा। उसे देखकर राजकुमारी तो आश्चर्य से दंग रह गई। धन्यवाद राजकुमारी, तुमने मुझे श्राप से मुक्ति दिलाई। हाँ, कौन हो तुम? मैं राजकुमार रोलैंड हूँ। मैं प्राणियों के साथ बहुत बुरा बर्ताव करता था, इसीलिए एक परी ने मुझे मेंढक में बदल दिया। उसने कहा था, श्राप तभी टूटेगा जब कोई सुंदर राजकुमारी मुझे उसकी थाली में 3 दिन तक खाने देगी और उसके पलंग पर सोने देगी, और वो तुमने कर दिया। क्या तुम मेरे साथ मेरे राज्य में आकर मुझसे शादी करोगी? जेड को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। हाँ, मैं तुमसे जरूर विवाह करूंगी। दोनों ने सारी बातें राजा और रानी को समझाई। उन्होंने भी खुशी से अनुमति दे दी। उस दिन के बाद जेड सभी प्राणियों के साथ दया बुद्धि से पेश आने लगी। छोटी जलपरी। महासागर के सबसे गहरे और अंधेरे हिस्से में सागर का राजा अपनी बेटी जलपरी मेलेडी के साथ रहता था। मेलेडी एक बहुत खूबसूरत जलपरी थी। उसकी आवाज बहुत सुरीली और मधुर थी। मेलेडी का गाना सुनने के लिए तो सभी तरसते थे। मेलेडी की दादी उसे हमेशा 2 पैरों वाले प्राणियों के बारे में कहानियाँ सुनाती थी, जिन्हें मानव कहा जाता था। समुद्र के रिवाज के अनुसार जलपरी समुद्र के ऊपर तभी आ सकती थी जब वो 16 साल की हो जाए, और आज मेलेडी 16 साल की होने वाली थी। आज तुम्हारे लिए बहुत ही खास दिन है बेटी। अब तुम समुद्र के किनारे जा सकती हो और मानव को देख सकती हो, लेकिन याद रखना उनसे बात नहीं करोगी, तुम सिर्फ उन्हें देख कर लौट आओगी। मेलेडी ने सबसे विदा ली और वो पानी के ऊपर आ गई। अरे, ये तो एक जहाज है। उस जहाज की बगल से तैरते हुए उसने मानवों को देखा। उनमें से एक मानव ऊंचे कद का और बहुत ही सुंदर नौजवान था। उसने मुकुट भी पहना था। वो जरूर एक राजकुमार होगा। कितना सुंदर है वो। मेलेडी उससे प्यार करने लगी। उसी वक्त अचानक एक बड़ा तूफान आया और वो जहाज समंदर में डूबने लगा। राजकुमार भी डूबने लगा। नहीं, मैं उसे जरूर बचाऊंगी। उसने राजकुमार को पकड़ लिया और वो उसे नजदीक के किनारे ले गई। उसने उसे किनारे छोड़ दिया और समंदर में थोड़ा सा अंदर जाकर उस राजकुमार के साथ क्या होता है वो देखने लगी। उसने उसके लिए अच्छे गाने भी गाए। राजकुमार जाग गया। उसने यहाँ वहाँ अपने बचाने वाले को देखा, लेकिन वो मेलेडी को नहीं देख सका। कुछ समय बाद वहाँ से जाने वाले दूसरे लोगों ने राजकुमार की मदद की। शुक्र है भगवान का, वो सुरक्षित है। काश मैं भी इन मानवों की तरह होती।
राजमहल में वापस आकर उसने अपनी दादी को सारी बात सुनाई। दिन ब दिन मेलेडी बहुत दुखी होती जा रही थी। मेलेडी, तुम बहुत चिंतित लग रही हो। हाँ दादी माँ, मैं उस सुंदर राजकुमार को नहीं भूल सकती। मुझे भी पैर चाहिए, फिर मैं भी उसके साथ जाकर रह सकती हूँ। सिर्फ एक ही व्यक्ति तुम्हारी मदद कर सकती है, समुद्री डायन। वो तुम्हें पैर दे सकती है बेटी। मेलेडी समुद्री डायन के पास गई। डायन ने उसे पैर देना तो मंजूर कर लिया, लेकिन उसकी एक शर्त थी। पैरों के बदले में तुम्हें अपनी मधुर आवाज मुझे देनी होगी। मेलेडी उस शर्त से नाखुश थी, लेकिन उसने मंजूर कर लिया। ठीक है, अब ये प्याला उठाओ और पियो। उसे पीते ही मेलेडी गहरी नींद सो गई। जब वो जाग गई तब उसने देखा कि वो समंदर के किनारे बैठी है। अब तो उसे 2 पैर भी थे। उसी वक्त राजकुमार समुंदर के किनारे आ गया। नौजवान लड़की, कौन हो तुम? मेलेडी ने उत्तर देने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज ही नहीं निकली। इसीलिए उसने हाथों के इशारे से बताना चाहा। मेरा नाम राजकुमार किल है। मेरे साथ राजमहल चलोगी? मैं तुम्हारा अच्छा ख्याल रखूंगा। राजकुमार मेलेडी को अपने घर ले गया। रोज वो एक साथ समंदर के किनारे घूमने जाते थे, एक साथ खाना खाते थे। जल्द ही वो एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। मेलेडी ने उसके साथ इशारों से बातें करना शुरू किया। उसी वक्त गहरे सागर में, अरे ये मेलेडी की इतनी सुरीली आवाज लेकर मैं क्या करूं? ये तो इतनी सुरीली है कि आजकल मुझसे कोई डरता ही नहीं। मेलेडी की सुमधुर आवाज उस समुद्री डायन को अपने श्राप के मंत्र भी पढ़ने नहीं देती थी। ये नहीं चलेगा, मुझे मेरी भयंकर आवाज वापस चाहिए। समुद्री डायन उस राजकुमार के महल गई और मेलेडी से मिली। देखो, तुम चाहो तो ये पैर भी रख सकती हो, लेकिन तुम अपनी आवाज वापस ले लो। मेलेडी को ये सुनकर बहुत खुशी हुई और उसने तुरंत अपनी आवाज वापस ले ली। और फिर डायन को भी उसकी असली भयंकर आवाज वापस मिल गई। वो वापस गहरे समुंदर में अपने महल चली गई। आप सब लोग मुझसे जरूर डरेंगे। मेलेडी ने सुरीली आवाज में गाना शुरू किया। राजकुमार ने उस आवाज को तुरंत पहचान लिया। अरे ये तो वही आवाज है। तो तुम हो जिसने मुझे बचाया। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ मेरे राजकुमार, जरूर करूँगी। मेलेडी और राजकुमार की शादी एक बहुत बड़े जहाज पर हुई। सागर का राजा, मेलेडी की दादी और बाकी सारी जलपरियां उस शादी के लिए आई थीं। उसके बाद मेलेडी और राजकुमार खुशी से अपना जीवन बिताने लगे। स्नो वाइट और 7 बौने। किसी जमाने में एक बहुत सुंदर राजकुमारी थी। वो इतनी गोरी थी कि उसका नाम स्नो वाइट रखा गया। स्नो वाइट की सौतेली माँ रानी एल्सा बहुत ही दुष्ट थी। वो स्नो वाइट के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। रानी के पास एक आईना था। रोज सुबह रानी उस आईने में देखकर आईने से पूछती थी, आईने आईने ये बता, सबसे सुंदर कौन है भला? तुम दुष्ट हो, लेकिन सबसे सुंदर तो तुम ही हो मेरी रानी। कई साल बीत गए। स्नो वाइट अब बड़ी हो गई थी। एक दिन आईने ने रानी को अलग ही जवाब दिया। तुम सबसे दुष्ट हो, पर सबसे सुंदर नहीं। सबसे सुंदर तो स्नो वाइट है मेरी रानी। आईने के जवाब से रानी को इतना गुस्सा आया कि उसने स्नो वाइट को महल से निकालकर जंगल भेज दिया। दूर घने जंगल में स्नो वाइट अकेली थी। वो बहुत भूखी, प्यासी, थकी हुई और घबराई थी। जंगल में भटकते हुए दूर उसने एक झोपड़ी देखी। वो उस झोपड़ी के अंदर गई। वहाँ एक टेबल पर अनेक प्रकार का भोजन रखा हुआ था। वहाँ 7 थालियाँ और 7 चम्मच भी रखे हुए थे। ओह, मुझे भूख लगी है, पहले मैं कुछ खा लेती हूँ। स्नो वाइट ने खाना खा लिया। अगले ही कमरे में उसने देखा कि 7 छोटे छोटे पलंग एक कतार में रखे हुए हैं। स्नो वाइट बहुत थक चुकी थी। 7 पलंग जोड़कर वो उस पर लेट गई और जल्द ही गहरी नींद सो गई। कुछ समय बाद 7 बौने वहाँ आए। वो झोपड़ी उनकी ही थी। उन्होंने देखा कि स्नो वाइट वहाँ पर सो रही है। कौन हो तुम? मेरा नाम स्नो वाइट है। मेरी सौतेली माँ ने मुझे घने जंगल में छोड़ दिया। अच्छा, तो वो तुम हो जिसने हमारा खाना खाया? मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। बौनों ने देखा कि स्नो वाइट तो बहुत अच्छी और दयालु लड़की है, इसीलिए उन्होंने उसे मदद करने का वचन दिया। वहाँ राजमहल में, आईने आईने ये बता, सबसे सुंदर कौन है भला? तुम सबसे कपटी और दुष्ट हो, लेकिन स्नो वाइट जो इस वक्त घने जंगल में सुरक्षित है, वही सबसे सुंदर है मेरी रानी।
नहीं, मैं उसे मार डालूंगी। रानी ने अपना रूप बदलकर एक विक्रेता औरत का रूप धारण किया और फिर एक जहर भरी कंघी लेकर वो स्नो वाइट से मिलने गई। ओह लड़की, कितने सुंदर बाल है तुम्हारे। ये लो, ये कंघी तुम्हारे बालों के लिए। जैसे ही स्नो वाइट ने उस कंघी से अपने बाल संवारे, वो गहरी नींद सो गई। जब बौने घर लौट आए, उन्होंने देखा कि स्नो वाइट तो गहरी नींद में है। ये दुष्ट रानी का ही काम लगता है। इस कंघी को तो देखो। जैसे ही बौनों ने उसके बालों से कंघी निकाली, स्नो वाइट फिर से जाग गई। सभी बौने बहुत खुश हो गए। वहाँ राजमहल में आईने आईने, ये बता, सबसे सुंदर कौन है भला? तुम बहुत दुष्ट और कपटी हो रानी, लेकिन स्नो वाइट अभी जिंदा है और वही सबसे सुंदर है। नहीं, ये नहीं हो सकता। इस बार रानी ने एक किसान औरत का रूप धारण कर लिया और एक टोकरी में जहरीले सेब भरकर वो स्नो वाइट से मिलने चली गई। झोपड़ी के नजदीक आते ही उसने देखा कि स्नो वाइट बागीचे में घूम रही है। अरे, तुम तो बहुत थकी हुई लग रही हो। लो, रसीले सेब खा लो। धन्यवाद, वैसे भी मुझे भूख लगी थी। जैसे ही स्नो वाइट ने सेब का टुकड़ा तोड़ा, वो तुरंत जमीन पर गिर गई। अब रानी को लगा कि स्नो वाइट नहीं बच सकती, वो तो मर चुकी है। खुशी से वो वहाँ से चली गई। जब शाम को बौने लौट के घर आए, स्नो वाइट उठो, स्नो वाइट, वो तो मर चुकी है। सारे बौने रोने लगे। उन्होंने उसे उठाकर पलंग पर रखा। कुछ देर बाद एक नौजवान राजकुमार अपने घोड़े पे सवार होकर उस जंगल में आया। उसने देखा कि 7 बौने रो रहे हैं और एक सुंदर लड़की वहाँ पर लेटी हुई है। वो उनके पास गया। वाह, कितनी सुंदर है ये। स्नो वाइट को देखते ही राजकुमार को उससे प्यार हो गया। ये सुंदर लड़की है कौन? बौनों ने राजकुमार को सारी कथा बताई। नीचे झुककर राजकुमार ने स्नो वाइट के गालों पर चुंबन लिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, स्नो वाइट अचानक जाग गई और जोर जोर से खांसने लगी। खांसते खांसते सेब का एक छोटा सा टुकड़ा उसके मुंह से बाहर आया। क्या हुआ था मुझे? तुम तो मर चुकी थी, पर अब तुम जीवित हो। स्नो वाइट को बहुत आश्चर्य हुआ। स्नो वाइट, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, जरूर। बौनों को बहुत खुशी हुई। वे खुशी से नाचने गाने लगे। राजकुमार स्नो वाइट और उन बौनों को अपने राज्य में लेकर गया। वहाँ राजमहल में रानी ने फिर से आईने से पूछा, आईने आईने, ये बता, सबसे सुंदर कौन है भला? ओ रानी, तुम तो सुंदर हो, लेकिन राजकुमारी स्नो वाइट तुमसे हमेशा ही सुंदर रहेगी। नहीं! रानी ने गुस्से में आकर उस आईने को तोड़ दिया और अपने आप को महल के कमरे में बंद कर लिया और उसी में उसकी मौत हो गई। पिनोकियो। किसी जमाने में जिपेटो नाम का एक गरीब बूढ़ा सुतार एक गांव में अकेले रहता था। जिपेटो बहुत ही अच्छा आदमी था और सारी उम्र वो छोटे बच्चों के लिए खिलौने बनाता था। काश मुझे मेरा खुद का बच्चा होता। एक दिन उसने एक नर्म लकड़ी से एक सुंदर गुड्डा बनाया। जिपेटो के अच्छे स्वभाव के लिए नीले पंखों वाली परी उसे कुछ इनाम देना चाहती थी। उसने अपनी जादू की छड़ी घुमाई और उस गुड्डे में जान आ गई। अरे वाह, तुम तो मेरा बनाया हुआ सबसे प्यारा गुड्डा हो। मैं तुम्हारा नाम पिनोकियो रखता हूँ। कुछ दिनों बाद जिपेटो को लगा कि पिनोकियो को स्कूल भेजना चाहिए। जिपेटो ने अपना खुद का कोट बेचकर पिनोकियो के लिए स्कूल की किताबें खरीदी। अच्छे बच्चों की तरह तुम्हें भी स्कूल जाना चाहिए। चलो, ये लो तुम्हारी किताबें। अच्छा पिताजी। रास्ते में पिनोकियो को एक चालाक लोमड़ी मिली। अरे मेरे दोस्त, अच्छे लड़के कभी स्कूल नहीं जाते। वो तो नाव पर सवार होकर रनवे आइलैंड पर जाते हैं, जहाँ सारा दिन मौज मस्ती करते हैं और खेलते हैं। मेरे पास एक टिकट है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। लेकिन मेरे पास तो उतने पैसे नहीं हैं। ठीक है, तुम मुझे अपनी स्कूल की किताबें ही दे दो। पिनोकियो को बहुत मजे करने थे, इसीलिए उसने खुशी से अपनी किताबें बेच दी। अचानक वहाँ नीले पंखों वाली परी आ गई। पिनोकियो, तुम स्कूल क्यों नहीं गए? बस मैं तो स्कूल ही जा रहा हूँ। जैसे ही पिनोकियो ने झूठ बोला, उसकी नाक बढ़कर लंबी लंबी होने लगी। पिनोकियो अब रोने लगा। तुमने झूठ बोला पिनोकियो। जब भी तुम झूठ बोलोगे, तुम्हारी नाक लंबी होती जाएगी। मुझे माफ कर दो, मैं वचन देता हूँ, अब मैं अच्छा बच्चा बनूंगा और सीधे स्कूल जाऊंगा। परी ने उसे माफ कर दिया
और जादू की छड़ी घुमाकर उसने फिर उसकी नाक ठीक की, लेकिन जाते समय उसे सावधान भी किया। एक बात याद रखना, रनवे आइलैंड बच्चों के लिए अच्छी जगह नहीं है। अगर तुमने फिर वहां जाने की कोशिश की तो तुम गधा बन जाओगे। लेकिन पिनोकियो कहाँ उसकी बात सुनने वाला था। परी या अपने पिता के बारे में सोचे बिना वो रनवे आइलैंड पर गया। उसके लिए वो एक आश्चर्यकारक जगह थी। चारों तरफ खेल ही खेल थे, मिठाइयाँ थी और पिनोकियो को कुछ भी करने से रोकने वाला वहां कोई नहीं था। सारा दिन खेलने के बाद वो बहुत थक गया और आराम करने के लिए एक तालाब के पास रुक गया। जैसे ही वो पानी पीने के लिए तालाब पर झुका, उसे उसका चेहरा तालाब में दिखाई दिया। अरे ये तो मैं नहीं हूँ। अरे ये क्या, मेरे कान, मेरे नाक को क्या हो गया? और मुझे ये पूंछ कहाँ से आ गई? पिनोकियो के कान और नाक लंबे हो गए थे और गधे जैसी पूंछ भी आ गई थी। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। फिर से एक बार नीले पंखों वाली परी वहां आ गई। मूर्ख गुड़िया, मैंने तुम्हें कहा था ना कि रनवे आइलैंड अच्छी जगह नहीं है। अब जाओ, अपने गरीब पिता को ढूंढो, वो तुम्हारे लिए रो रहे हैं। फिर अपनी जादुई छड़ी से परी ने गधे जैसे कान, लंबी नाक और पूंछ गायब कर दी। उसने पिनोकियो को समुंदर किनारे भेजा। उसने वहां देखा कि जिपेटो डूब रहा है। पिताजी, मैं आ गया। बिना कुछ सोचे अपने पिता की जान बचाने के लिए पिनोकियो पानी में कूद गया और उसने अपने पिता को बचा लिया। पिनोकियो, अब तुम्हें पता चला कि सच्चा आदमी बनने का मतलब है दूसरों के लिए प्रेम और उनका ख्याल रखना। अपने पिता के लिए तुमने जो सच्चा प्यार दिखाया है, उसके लिए इनाम। अब पिनोकियो एक गुड्डा नहीं रहा, उसे इंसानों की तरह खून, हड्डियां और त्वचा भी मिल गई। चलो, आखिर मेरी कामना पूरी हो गई। और फिर पिनोकियो अपने पिता के साथ बहुत सुख से जीवन बिताने लगा। हैंसल और ग्रेटल। एक घने जंगल के बाहर एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसके 2 बच्चे थे। लड़के का नाम था हैंसल और लड़की का ग्रेटल। वो इतने गरीब थे कि उनकी सौतेली माँ ने सोचा कि 2 बच्चों को संभालना मुश्किल है, इसलिए उन्हें जंगल में छोड़ दिया जाए। कल सुबह हम दोनों बच्चों को जंगल में छोड़ देंगे, फिर हम दोनों को थोड़ा तो खाने को मिलेगा। नहीं नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। अगर तुमने ये नहीं किया तो जल्द ही हम सब मर जाएंगे। अपने माता पिता की बातें बच्चों ने सुनी। हैंसल ने एक योजना बनाई। वो बाहर गया और कुछ सफेद पत्थर लेकर आया। दूसरे दिन सुबह सुबह वो लकड़हारा उन दोनों को लेकर जंगल गया। जंगल के रास्ते पर हैंसल कुछ पत्थर अपनी जेब से फेंकता गया। बच्चों, तुम यही रहना। हाँ, मैं तुम्हें थोड़ी देर में यहाँ आकर ले जाऊंगा। हैंसल और ग्रेटल गहरी नींद सो गए। जब उनकी नींद खुली तो उन्होंने देखा कि घनी रात हो चुकी थी और पूरा चांद दिख रहा था। हैंसल ने अपनी छोटी बहन के साथ फेंके हुए सफेद पत्थरों के सहारे रास्ता खोजना शुरू किया। वो सफेद पत्थर चांद की रोशनी में चमक रहे थे और उन्हें घर का रास्ता दिखा रहे थे। सारी रात चलकर वो आखिर अपने घर आए। उनके पिता दोनों को देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन उनकी सौतेली माँ को बहुत गुस्सा आया। कुछ दिनों बाद इस बार उन्हें घने जंगल में बहुत अंदर तक ले जाना, ताकि उन्हें वापस आने का रास्ता कभी न मिले। पहले की ही तरह हैंसल को बाहर जाकर पत्थर इकट्ठा करने थे, लेकिन इस बार उसकी माँ ने दरवाजे को पक्का बंद कर लिया था, इसलिए वो बाहर नहीं जा सका। दूसरे दिन वो फिर से जंगल जाने के लिए निकले। हैंसल ने अपनी जेब से रोटी के टुकड़े करके रास्ते पर फेंकना शुरू किया। वो ऐसी जगह पर आए जहाँ वो अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं आए थे। यहीं बैठो, मैं शाम को आकर तुम्हें ले जाऊंगा। दोपहर हो गई और उन्हें नींद लग गई। शाम ढल गई पर उन दोनों को लेने कोई नहीं आया। बेचारे बच्चे, वो फिर से सो गए। आधी रात को जब उनकी नींद खुली तो चांद ऊपर आ चुका था। तुम चिंता मत करो ग्रेटल, हम रास्ता खोज लेंगे। जब वो रास्ता खोजने निकल पड़े तब हैंसल को रोटी के टुकड़े कहीं नजर नहीं आए। जंगल के पंछी रोटी के सारे टुकड़े खा चुके थे। दोनों बच्चे बहुत थके थे, उन्हें भूख भी लगी थी। वो जंगल में यहाँ वहाँ भटकने लगे। तभी उनको स्वादिष्ट खाने की महक आई। उस महक को खोजते हुए वो एक छोटे से घर के पास पहुँचे। वो घर तो केक का बना हुआ था और उसकी खिड़कियाँ टॉफी से। वो सब देखकर बच्चों को बहुत आनंद हुआ। उन्होंने केक खाना शुरू किया। अचानक दरवाजा खुला और एक बूढ़ी औरत बाहर आई। अरे बच्चों, यहाँ क्या कर रहे हो? अंदर आ जाओ। वो उन्हें अंदर ले गई। स्वादिष्ट खाना खिलाने के बाद दोनों बच्चे गहरी नींद सो गए। उन बच्चों को क्या पता था
कि असल में वो बूढ़ी औरत एक कपटी डायन थी और वो बच्चों को पकड़कर गुलाम बनाती थी। उसने वो केक का घर बच्चों को आकर्षित करने के लिए ही बनाया था। बच्चों को अपने जाल में फंसाकर वो उन्हें मार डालती थी। अगले दिन जब ग्रेटल जाग गई तो उसने देखा कि वो वहाँ अकेली है। चलो उठो आलसी लड़की, चलो अपने भाई के लिए खाना बनाओ। उसे हमें बहुत मोटा बनाना है। जब वो गोल मटोल हो जाएगा तब मैं उसे खा जाऊंगी। कहाँ है मेरा भाई? मैंने उसे नीचे तहखाने में बंद करके रखा है। मेरे भाई को बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। वो उस कमरे के पास गई जहाँ हैंसल को बंदी बना के रखा था। हैंसल, ये हड्डी रखो और जब वो डायन तुम्हें अपनी उंगलियां दिखाने के लिए कहेगी, ये हड्डी उसे दिखाना। उसके बाद हर दिन सुबह वो डायन उस कमरे में हैंसल से मिलने जाती थी और उसे अपनी उंगलियां बाहर निकालने के लिए कहती थी। लेकिन होशियार हैंसल हर वक्त वो पतली हड्डी डायन को दिखाता था। डायन की आंखें तो बहुत ही कमजोर थी, इसलिए वो ठीक तरह देख नहीं पाती थी कि वो हैंसल की उंगली है या हड्डी। ऐसे ही दिन बीतते गए और डायन बहुत ही उतावली हो गई। एक दिन, अब मैं उसे मार कर पकाऊंगी। मैंने चूल्हा तपने के लिए रख दिया है, जाकर देखो वो ठीक से गर्म हुआ है या नहीं। मुझे माफ करना, मुझे पता नहीं ये कैसे करते हैं, आप ही मुझे दिखाइए ना। बेवकूफ आलसी लड़की, और दरवाजा तो बहुत बड़ा है। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ कैसे देखना है। डायन रेंगते हुए अंदर तक गई और उसने अपना सिर चूल्हे के अंदर डाला। ग्रेटल ने उसे पीछे से जोर से धक्का दिया और चूल्हे का दरवाजा बंद किया। वो डायन चूल्हे के अंदर जलकर मर गई। ग्रेटल अब दौड़कर हैंसल के पास गई और उसे आजाद किया। हैंसल, वो दुष्ट डायन मर गई। वो दोनों उस डायन के कमरे में गए। उन्होंने देखा कि वहाँ बहुत सारी पेटियां भरकर गहने और जवाहरात थे। उन्होंने वो सारे इकट्ठा कर लिए और जंगल की ओर चल पड़े। इस बार उन्हें जंगल जाना पहचाना सा लग रहा था। दूर से उन्होंने देखा वो तो उनका ही घर था। वो दौड़कर अपने घर गए और खुशी से अपने पिता के गले लगे। ओह मेरे बच्चों, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। हमें भी आपकी बहुत याद आ रही थी पिताजी। उन बच्चों ने सारे गहने और जवाहरात उस लकड़हारे को दे दिए। उन्हें देखकर लकड़हारा बहुत खुश हो गया और उसके बाद वे सारे खुशी से अपना जीवन बिताने लगे।